हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अब स्टार्ट करेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपन ने क्या 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 देख लिया। अपन ने वाटर का स्थायित्व देख लिया कि किस तरीके से वाटर के अंदर रिएक्शंस होती है, किस पीएच पर नहीं होगी और किस पर होती है, वो देख लिया। उसमें देख लिया अपने लैटिमर डायग्राम, फ्लोस्ट डायग्राम और बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसके अंदर 2-3 आरेख और एक कॉर्वेक्स आरेख हुआ है ना, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा अपन इसमें और कुछ आपके वर्ड्स है, उन पे आपको जाना बहुत जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए। इसमें मेन है कि समानुपातन असमानुपातन क्या होता है, किसे अपन समानुपातन बोले, किसे अपन असमानुपातन बोले। आपने ये 10th 12th के अंदर सबने पढ़ी है कि समानुपातन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। कंपटीशन के अंदर मोस्टली ये रिएक्शंस पूछी जाती है कि ये कौन सी रिएक्शन है, क्या समानुपातन है क्या असमानुपातन है ना। तो ये रिएक्शंस किसके बेसिस पे देखी जाती है, आपके ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखी जाती है। असमानुपातन नाम से डिफाइन हो रहा है कि असमान ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मान लो आपके पास क्या हो जाए, Ag है, 2Ag है, तो ये किसमें ब्रेक हो जाए आपके, मान लो Ag2+ और Ag0 के अंदर ब्रेक हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसे ब्रेक कर रहे हैं तो दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। एलिमेंट एक है लेकिन इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि समानुपातन किसे कहते हैं और असमानुपातन इससे कहते हैं। ओके, तो अपन ने क्या किया कि जब इनकी रिएक्शंस करवाई जाती है तो दो प्रकार की जिस एलिमेंट की अपने को देखनी, यानी कि एक का आपको की एलिमेंट कंसीडर करना होगा। की एलिमेंट का मतलब होता है सेंटर एलिमेंट आपको कंसीडर करना होगा। उस सेंटर एलिमेंट के आधार पर आपको देखना होगा कि उसके अंदर मान लो आपके प्रोडक्ट 3 बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट में उस तीनों के अंदर 2 है वो की एलिमेंट सेम है। तो उन सेम की एलिमेंट्स को क्या करना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखने पर अपने को देखना है कि इनका समानुपातन हो रहा है या असमानुपातन हो रहा है। तो अपने पास 2 वर्ड आते हैं, असमानुपातन और एक होता है समानुपातन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपके कि नाम से ही उनकी अपन डिफाइन कर सकते हैं, उनके नाम से ही उनकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि किस तरीके का होगा वो, है ना। नाम में अगर नाम को अच्छे से समझ लें अपन तो उसके नाम में ही उसकी कहानी छुपी हुई होती है, कुछ नया उसमें बताना नहीं होगा अपने को। तो देखो असमानुपातन की मतलब अगर कोई किसी की रिएक्शंस करवा रहे हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद में आपको मान लो 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक मेजर और माइनर, या बोल सकते हैं कि आपको बराबर मात्रा में 50-50% मिल रहा है या रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या प्लस में क्या माइनस में, क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंजेस हो रहे हैं। मान लो मेरे पास है 2 कॉपर के मॉलिक्यूल है, इनका मुझे रिएक्शन करवा रही है, मेरे पास बन रहा है कॉपर प्लस और कॉपर प्लस ही बन रहा है। इनसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो मेरे पास क्या बने, कॉपर प्लस। देखा जाए तो इनकी रेशियो देखा जाए तो इसमें +1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब हो गया कि इसे समानुपातन रिएक्शन के थ्रू हो रही है। कुछ इसमें नया नहीं है, क्योंकि अपन ने जब ये रिएक्शन देखी है, देख के अपन ने पता लगाया कि किसे क्या अपन समानुपातन कह सकते हैं, किसे असमानुपातन। तो ये रिएक्शन अपनी होती है इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा, असमानुपातन मतलब होता है कि रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिफरेंट प्रकार की होती है। +1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 +4 +0 हो गई, किसी की 2 हो गई, है ना। तो उस आधार पर अपन देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में लाई कर रही है तो इसका मतलब उसे कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। समानुपातन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसके अंदर अगर उसका रिएक्शन करवाई जाए, मतलब आपके उसमें भले ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, बस आपको अगर समानुपातन असमानुपातन पूछता है तो असमानुपातन में अपन को यही देखना है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपके दोनों की ऑक्सीडेशन समान हो तो उस कंडीशन में बोलेंगे उसका समानुपातन हो रहा है। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं 2Cu+, तो
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2Cu+ का मतलब होता है कि Cu+Cu+। तो आप अगर इसे देखकर ही कंसीडर कर लोगे कि इसमें तो कोई समानुपातन नहीं हो रहा, कोई असमानुपातन नहीं हो रहा, इसमें हो रहा। अगर इसे अच्छे से लिख दिया जाए तो ये 2Cu+ का मतलब है दो अलग अलग है Cu+, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर अपन को डिफाइन करना है समानुपातन किसे कहते हैं और असमानुपातन किसे कहते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ड और आता है आपके कि वायुमंडल में ऑक्सीकरण। आपने जब लोहे का संरक्षण देखा होगा, लोहे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लोहे का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है वायुमंडल की प्रेजेंस के अंदर। ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन से उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से उसका अपघटन होता है। जैसे कि आपके पास क्या है, Fe+2 में है, ओके। इसमें मैं लिख देती हूँ S1 ऑक्सीकरण संख्या, और ये हो जाएगी समान ऑक्सीकरण संख्या, ओके। अब आता है वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के अपने पास फेमस एग्जाम्पल होता है, केवल लोहे का ही लिया जाता है, लोहे के अलावा किसी का भी नहीं लिया जाता है। ये हो गया मालूम मेरे पास है Fe2+। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Fe3+ में, और ये हो जाएगा आपके H2O की प्रेजेंस में। क्योंकि यह साथ साथ में क्या होती है, नमी भी रहती है। आपको पता हो तो जब अपन संरक्षण देखते हैं तो उसमें नमी की प्रेजेंस भी होती है, तो वो तो H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, तो और जो Fe2+ था वो Fe3+ में हो जाएगा। तो अपने पास देखा कि Fe क्या हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, यहाँ 3 हो गई, तो इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। अपन को सबको पता है जब जब ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो गए वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, यानी कि वायु की प्रेजेंस के अंदर, एयर की प्रेजेंस में किसी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसको वायु के ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो ये प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा धीमे होता है, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस होता है, कई महीनों कई साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। क्योंकि यहाँ अगर अपन टेम्परेचर वगैरह या प्रेशर वगैरह का इफेक्ट डाल दें तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि नेचुरल कंडीशन में हो रहा है। नेचुरल कंडीशन में ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मान लो ज़्यादा 1 महीने तक लगातार आपके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये तो होगा तो अपन सभी समाप्त रहेंगे। मतलब कि आपके टेम्परेचर भी फिक्स नहीं है यहाँ, है ना। तो टेम्परेचर अगर फिक्स नहीं है तो ये रिएक्शंस पॉसिबल थोड़ी होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ये रिएक्शंस तब होगी जब इसके अंदर इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, है ना, तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल होगी। तो ये है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर कुछ टर्म्स थे जो आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको केवल लेटिमर और फ्रोस्ट आरेख के बारे में आज सब कुछ और बताऊंगी कि क्या होता है, किस तरीके से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग आपके पास, यानी कि आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स को लेकर, या आप बोल सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने 13वें ब्लॉक के एलिमेंट्स को ले लिए, है ना, तो उनकी ऑक्सीडेशन आपको इसमें ये एक बात पता होनी चाहिए। अगर लेटिमर और फ्रोस्ट आरेख बना रहे हैं, मान लो अपन ने एल्यूमिनियम का बना लिया, एल्यूमिनियम को अपन को पता है एल्यूमिनियम रहता है, ये एल्यूमिनियम+3 के अंदर स्टेबल रहता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी हो गई, 0 हो गई और +2 हो गई। अगर कुछ बोला जाए कि इसका लेटिमर डायग्राम बनाओ, तो लेटिमर डायग्राम क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम 3+ और ये हो गया एल्यूमिनियम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, लेटिमर डायग्राम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि +2 +3। आपको बस ये याद होना चाहिए कि किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहती है, या कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या अपन मान सकते हैं कि इसमें और इसमें ही प्रेजेंट होगी। जैसे सोडियम है आपके पास, सोडियम को देखा जाए तो सोडियम का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर Na+ में पॉसिबल है। क्या अपन इसे Na2+ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालेंगे मतलब कि आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर जो मान लो कई बार निकल भी जाए गलती से, बहुत ज़्यादा आपने टेम्परेचर, बहुत उसकी आयनिक ऊर्जा आपने बहुत ज़्यादा दे दी, तो उससे अगर उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गए तो +2 वो क्या स्टेबल रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, है ना। तो वो
जो अपन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जो कि वो ना स्टेबल हो, कुछ घंटों तक टिके तो सही, जब टिक ही नहीं रहा है तो वो अपने पास वो किस काम की, किसी काम की नहीं होगी। तो अगर मुझे फ्रोस्ट डायग्राम या सॉरी लेटिमर डायग्राम बनाना हो तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी, Na, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, सॉरी इसकी +1, और अपन अब Na लिख देंगे, ये हो गया आपका 0। तो ये हो गया अपना लेटिमर डायग्राम। तो अपन किसी भी एलिमेंट्स को कंसीडर करके उसका लेटिमर डायग्राम बना सकते हैं। और फ्रोस्ट डायग्राम की बात आती है तो फ्रोस्ट डायग्राम में क्या किया था अपने, ऑक्सीकरण संख्या को इंक्रीजिंग, यानी कि अपन क्या कर रहे थे, मान लो एल्यूमिनियम 0 पे आ गया और इसे +3 की ऑक्सीकरण संख्या में लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो गए वर्सेस हो गए उसके पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उन्हें डिवाइड कर रहे थे। जबकि आपके लेटिमर डायग्राम में क्या कर रहे थे, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि उसके इलेक्ट्रोड विभव को क्या लिखा जाता है, एरो पे लिखा जाता है कि इनके एल्यूमिनियम 3+ और एल्यूमिनियम के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आपके मान लो 0.23 हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो अपन इसके एरो के निशान पे लिखेंगे। लेकिन ये वैल्यू आपको क्या किसी को याद नहीं रह सकती, इतनी बड़ी वैल्यू है, वो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यूज होती है, तो अपन इन्हें याद नहीं रख सकते। जैसे आपके है हाइड्रोजन से स्टार्ट करती हूँ मैं, इनके दोनों की डायग्राम बनाना। फर्स्ट हो गया आपके, जैसे मैंने लिख दिया एक तरफ लेटिमर डायग्राम, और एक हो गया फ्रोस्ट डायग्राम। मैं अच्छा सा एग्जांपल ले रही हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को अपने को पता है कि H+ में भी रहता है, H में भी रहता है, H- में भी रहता है, तीनों में पॉसिबल है। तो ये मैंने कर दिया H+, H-, है ना, और इसी में ये होगा कि H+, H-, H0, तीनों में पॉसिबिलिटीज है। तीनों को अपन को क्या है, या तो अपने लेटिमर डायग्राम में क्या होता है, हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, है ना, एक आरेख बनाते थे कि एक सीधी लाइन होती थी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती थी लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना। तो अपने पास पता है कि +1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, तो इसकी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, या चार्ट देख लो +1, यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी +1, क्योंकि सबसे ज्यादा होना +0 फिर -1, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे यहाँ मुझे करना चाहिए था 0, ये माइनस आ जाए, ये माइनस, तो अब इसे किस तरीके से +1, फिर आ जाएगा आपके H, फिर आ जाएगा आपके H-, ओके। अब अपन इसका डायग्राम हाइड्रोजन का ही बनाएंगे, फ्रोस्ट डायग्राम। तो फ्रोस्ट डायग्राम किसके वर्सेस बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, यानी कि N-E के बीच में आपका डायग्राम बनता है। अगर जैसे यहाँ 0 मानो तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी -1, -2, यहाँ +1, +2, है ना। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से ही रखनी है, माइनस यहाँ से बीच में से नहीं करना कि आप यहाँ से रखते हैं प्लस इसे मानते थे माइनस इसे करते, क्योंकि पोटेंशियल भी आपका क्या है, यहाँ 0 है तो यहाँ माइनस में ही है और ऊपर की तरफ प्लस में जाता है, ओके। तो अब इसको क्या करना है आपको, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करो। सबसे पहले -1 आएगा, तो -1 पे मैंने हाइड्रोजन H- यहाँ लिख दिया, और फिर मेरे पास 0 पर है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया, फिर +1 पर है तो +1 ये बन, अगर इनको मिला दो तो ये हो गया आपका फ्रोस्ट डायग्राम हाइड्रोजन के केस में, ओके। तो कई बार ये होता है कि आपका ग्राफ इस तरीके से ना बनकर वो ग्राफ किस तरीके से बन जाए, इस तरीके से भी बन सकता है। वो आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर, डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की किस के बीच में लाई कर रही है, या कई बार ये होता है कि ग्राफ आपके वापस नीचे आ जाता है ना, क्योंकि आपके मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज हो रही है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर तो लगा दिया, साथ में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी तो आपको देखना होगा कि उसका कितना कितना होता है, किसका कितना होता है ना। तो इस तरीके से लेटिमर और फ्रोस्ट डायग्राम बनाए जाते हैं। आपके देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने आज तक केवल उनकी रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा है कि किस तरीके से अपन किसी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, वो देखा आपने, और या उनकी रिएक्शन कुछ रिएक्शंस देखी और उनके अंदर डायग्राम आज तक नहीं देखे। तो डायग्राम देखने के लिए अपने को
इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। कुछ एलिमेंट्स की आपको वैल्यू याद रखनी है, उसी के आधार पर ये डायग्राम आपके अच्छे से बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। तो अपन ये वैल्यूज कुछ की तो याद रख लें, कुछ तो अपना, जैसे अपने पास मैग्नीज हो गया, मैग्नीज की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में अपन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल याद रख लें। क्रोमियम के पूछ सकता है कि ग्राफ रोज डायग्राम बनाए क्रोमियम ऑक्साइड्स की, तो वो बना सकते हैं, है ना। तो अपने की कुछ एलिमेंट्स की होती है कि जो अपने पास अपने को याद हो जाती है किसके किसके बीच में उनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू होती है। ओके, अब मैंने क्या किया है, यहाँ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है ना। तो ये आपको याद रखनी है, कुछ एलिमेंट्स की रखनी है, बस ज़्यादा की नहीं रखनी है, जो आपको काम किया है ना। मैं आपको नोट्स में दे दूँगी और इसको आपको और जो आपको ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन आपको बस ये जानना है कि जैसे आपने स्टैंडर्ड आपको माना जाता है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड लिया जाता है। देखो आपको कोई ना कोई रेफरेंस तो लेना ही होगा, तो यहाँ रेफरेंस होता है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है हमेशा, है ना, क्योंकि जिसमें अगर 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन के H2 गैस बनाएंगे, H2 गैस उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है। ये आपके प्रैक्टिकली वैल्यू है, कोई है ना थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है कि अपन इन्हें निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल्स मेथड्स की वैल्यू होती है जो अपन नहीं निकाल सकते, उन्हें याद ही रखी जाती है। आपके हाइड्रोजन से नीचे की जो भी वैल्यूज होगी वो हमेशा माइनस में होगी, और जो ऊपर की वैल्यूज होगी वो हमेशा प्लस में होगी। तो जैसे अपन ने ले लिया Sn2+ से Sn, यानी कि देखा जाए तो यहाँ +2 से 0 के अंदर जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब कि जितने भी नीचे वाले हैं उनका क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन या अपचयन वर्ड अपन यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन हाँ अपचयन नीचे वाले और ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। तो अपने पास होता है Sn2+2 इलेक्ट्रॉन है। अगर Sn के अंदर यानी कि टिन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए 2, जो कि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी माइनस में वैल्यू होती है 0.14 के आसपास वैल्यू होती है। निकेल 2+ है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये निकेल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने बात की Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी -0.44 के आसपास। और सोडियम प्लस को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ इसकी वैल्यू होती है -2.71 के आसपास। और लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो लिथियम की वैल्यू होगी -3.05 के आसपास होती है। अगर AgBr को 1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, पहली बात तो AgBr अपना किस में ब्रेक होगा, Ag+ और Br- में। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, Br के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि Br के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो कौन लेगा अपने पास, Ag लेगा, Ag 1 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस कंडीशन में यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0.10, यानी कि प्लस के अंदर होती है आपकी, जो 0.00 से ऊपर होती है। लेकिन हाइड्रोजन से जितने भी आपको मिल जाएगा ना, तो उनकी होती है प्लस के अंदर। अब MnO2 के अंदर और प्लस O, अब अपन ले रहे MnO2 ले रहे, MnO2 को 4H- और 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो Mn2+ और 2H2 के अंदर कन्वर्ट होगा और इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और अब इसी तरीके अगर प्रोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट किया जाए, है ना, प्रोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज होती है अपने पास 1.78 के आसपास होती है। तो इस तरीके से अपने पास अलग अलग एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। ओके, तो अपन ने इतना कवर कर लिया, आज के लिए काफ़ी है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपने पास केवल कॉर्वेक्स आरेक्स और कुछ अपने पास 1-2 आरेख और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको ना कुछ लेटिमर डायग्राम्स दिख रहे होंगे, उन लेटिमर्स डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी मेंशन की है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ मालूम हो रही होगी, एक बार पता चल रही होगी, ये अपने पास लेटिमर डायग्राम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज हो रही है, बस अपने पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि माइनस से +4 की ओर प्रेजेंट मिल रही है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर इन्हें ऑर्डर को अपन सेट कर देते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसी भी केस में देख लेना इंक्रीज ही होगी आपकी।
जैसे मैंने कार्बन के केस में देखा कि कार्बन का किस तरीके से अपन ऑक्सीजन यानी कि CO2 से CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे मेथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, CO2 के अंदर देखा जाए तो +4 ऑक्सीडेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर +2 ऑक्सीकरण की संख्या है और कार्बन के अंदर 0 ऑक्सीकरण संख्या दिख रही होगी और CH4 के अंदर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर कार्बन की आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है +4 और मिनिमम होती है -4। ओके, तो इससे ये प्रूव होता है कि आपके पास ऑक्सीडेशन लेटिमा डायग्राम ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होती है, डिक्रीज होगी आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पर, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का लेटिमा डायग्राम बना सकते हैं। फिर मैंने सिलिकॉन का लिया, सिलिकॉन ऑक्साइड का लिया, सिलिकॉन ऑक्साइड को -0, आपको क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, खुद से निकालिए, एक बार खुद से ट्राई करना, आप निकालोगे इजीली है ना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है आपके लिए। तो सिलिकॉन ऑक्साइड का लिया तो यहाँ इसकी सिलिकॉन ऑक्साइड की +4 हो गई और इसकी 0 हो गई, इसकी -4 हो गई। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, -0.86 के आसपास होता है। जब सिलिकॉन ऑक्साइड को सिलिका में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो चेंज होता है वो होता है -0.86। और अगर सिलिकॉन को सिलिकॉन हाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट किया जाए है ना, तो ये इसमें कितना चेंजेस होता है, -0.102 के आसपास चेंजेस होते हैं। और इसी तरीके से नाइट्रोजन का केस लिया है, नाइट्रोजन के अलग अलग हाइड्राइड है ना ऑक्साइड्स को लिया गया है और उन ऑक्साइड के आधार पर उनको वैल्यू को रखा गया। NO3- के अंदर अगर NO3- को अपन N2O4 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का चेंज होता है +0.79 के आसपास। और फिर N2O4 को अगर HNO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का चेंजेस होता है +1.07। ये आपके प्लस में ही वैल्यू है, माइनस में एक भी नहीं है। फिर अगर HNO2 को NO के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो 1.0 के आसपास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होता है। ओके, अगर NO को वापस से अपन N2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1.59 के आसपास होगा और N2 को अगर N2O के अंदर करेंगे तो 1.77 के आसपास होगा। आपको एक काम करना है, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ मेंशन करनी होगी। इसमें आपको केवल निकालना है नाइट्रोजन की होगी, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन निकालना और अपने नोटबुक में लिख लेना, और इसमें सिलिकॉन की निकालना। जिस तरीके से अपन ने कार्बन की निकाली इसमें सिलिकॉन की हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से किसी भी का भी लेटिमा डायग्राम बना सकते हैं अपन, है ना। अब क्या आ जाता है कि बात आती है कि आपको संक्रमण धातुओं के लेटिमा डायग्राम बनाने हैं। तो संक्रमण धातुओं में आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होती है। अब देखेंगे कुछ एलिमेंट की फ्रोस्ट डायग्राम भी विथ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर, है ना। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, शोर ज़्यादा हो रहा है ना। तो अपन अगर एक फ्रोस्ट डायग्राम देखेंगे एक बार इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर भी देख लेंगे किस तरीके से चेंजेस होते हैं, उसके अंदर क्या इंक्रीज ही होता है कोई भी डायग्राम या उस डिक्रीज भी होता है, वो देखेंगे। ओके, देखो अपन ने फ्रोस्ट डायग्राम बनाया सिलिकॉन के केस में। जब अपन ने पहले पढ़ा था वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है ना, अपन से क्या मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि मैंने यहाँ लिख दिया कि माइनस में वैल्यू यहाँ लिखेंगे और प्लस में यहाँ लिखेंगे, लेकिन जस्ट अपोजिट करना है आपको। प्लस में वैल्यू इस साइड आएगी आपके और माइनस में वैल्यू इस साइड जाएगी, है ना। तो आपको माइनस की वैल्यू इस साइड लिखनी है और प्लस की वैल्यू इस तरफ लिखनी है। जब अपन सिलिकॉन ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देख रहे थे उसका माइनस में ही था, तो यहाँ 0 के नीचे नीचे ही लिया, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड को सिलिकॉन में लिया गया तो इसके +4 की, और फिर सिलिकॉन से सिलिकॉन हाइड्राइड में लिया तो -4 ऑक्सीडेशन। तो वो ग्राफ इस तरीके का बनेगा आपका, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पहले तो बड़ा था, फिर आपके थोड़ी सी कमी आई थी, यानी कि माइनस में ही था लेकिन वो। ओके, तो ये वैल्यू आपने को yad रखनी है कि किस तरीके से कहाँ तक लाई कर रहा है कोई भी ग्राफ आपका, किस तरीके से बन रहा है। ओके, जैसे अपने पास Mn का ग्राफ बनता है आपकी इस तरीके से बनता है आपका Mn का ग्राफ। ओके, यानी कि +7 से +0 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की, तो वो ग्राफ आपका इस तरीके से फ्रोस्ट डायग्राम बनता है।
बनता है अलग अलग पोटेंशियल पर। ओके, तो ये हो गए आपके फर्स्ट और लेटिमर डायग्राम। अपन ने देख भी लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर भी कि किस तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है।